India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53(2) को चुनौती देने वाले इस मसले पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। साथ ही बताया भी जा रहा है कि जिस तरह से सुनवाई हुई, कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से इस बात विचार करने को कहा है कि क्या ऐसा नियम लागू करना संभव है कि लोकसभा और अन्य चुनावों में निर्विरोध उम्मीदवार को भी एक निश्चित प्रतिशत वोट प्राप्त करना होगा। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस बात पर भी विचार करने को कहा है कि क्या ऐसा कोई नियम बनाया जा सकता है कि अगर लोकसभा चुनाव में कोई उम्मीदवार निर्विरोध चुना जाता है तो वोटिंग हो और मतदाताओं को नोटा बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना विचार रखा कि जब चुनावी मैदान में एक ही उम्मीदवार बचे रहने की स्थिति आ सकती हो तो हो सकता है कोई उम्मीदवार बाहुबल, दबाव या धन का प्रयोग करके अन्य उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर कर सकता है। ऐसी स्थिति में मतदाताओं के पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। फिलहाल कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस मसले पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। और वहीं चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा है कि हमारे अनुभव के अनुसार नोटा एक असफल प्रयोग है। कुछ मामलों में नोटा से कम वोट पाने वाले लोग भी चुने गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर उम्मीदवार को पता है कि वह निर्विरोध नहीं चुना जा सकता है तो शायद दूसरी पार्टियां भी उम्मीदवार उतार सकती हैं। जबकि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि हम बस इतना कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53(2) कहती है कि निर्विरोध उम्मीदवार को तुरंत विजेता घोषित किया जाए। हम कह रहे हैं कि इस पर कुछ जांच होनी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53(2) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। इसके तहत अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही उम्मीदवार बचता है, चाहे वह बाकी सभी उम्मीदवारों के नामांकन खारिज होने से हो या बाकी उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के चलते हो, तो उसे निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में उस उम्मीदवार को निर्विरोध विजेता घोषित करने के नियम पर विचार कर रहा है। वक्फ संशोधन एक्ट को चुनौती देने के मामले में बता दें आपको कि केरल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपना नामांकन दाखिल किया। केरल वक्फ बोर्ड ने हलफनामे में कहा है कि जेपीसी ने राज्य वक्फ कानूनों को ध्यान में नहीं रखा है और ये नया कानून और इस्लामी वक्फ कानूनों के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। वक्फ बोर्ड में मनोनीत सदस्यों का बहुमत दिया गया है जो वक्फ बोर्ड को संचालित करने के लिए लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के सिद्धांत का उल्लंघन है। ऐसे में हलफनामे में कहा गया है कि कानून में वक्फ को दिए गए फंड या संपत्ति को खर्च करने का अधिकार केंद्र को दिया गया है जो इस्लामी सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि वक्फ संपत्ति का उपयोग धार्मिक, धर्मार्थ और पवित्र गतिविधियों के लिए किया जाता है। ऐसे में सरकार ये तय नहीं कर सकती है कि आवश्यक धार्मिक धर्मार्थ गतिविधि क्या है। हलफनामे में कहा गया है कि वक्फ के पारंपरिक कानून में मौखिक वक्फ की अवधारणा है, जबकि कानून में नया संशोधन पारंपरिक कानून मौखिक वक्फ का उल्लंघन करता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का वक्फ कर सकता है, लेकिन मौजूदा कानून में ऐसा करने के लिए 5 साल की शर्त रखी गई है। कानून में ये भी बदलाव उसकी व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता और निजी संपत्ति के स्वामित्व के अधिकारों का उल्लंघन करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन जलने के मामले में लंबित 2018 की अपीलों की अंतिम सुनवाई के लिए 6 और 7 मई की तारीख तय कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि इन तारीखों पर कोई अन्य मामले नहीं सुने जाएंगे। दोषियों द्वारा अपनी सजा को चुनौती देने वाली आपराधिक अपीलें और गुजरात राज्य द्वारा दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग करने वाली अपीलें न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी और अरविंद कुमार की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी। कोर्ट ने कहा है कि 6 और 7 मई को ये मामला लगातार सुना जाएगा। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े से कहा है कि वे 3 मई से पहले एक संशोधित संकलन प्रस्तुत करें। कोर्ट ने कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो अन्य मामलों को बाद में सुना जा सकता है। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की 6 बोगियों में आग लगने से 58 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और मार्च 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया था, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 दोषियों को मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था और अन्य 20 की सजा को बरकरार रखा था। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी को 6 महीने की अंतरिम जमानत दी थी। नवंबर 2022 में कोर्ट ने उसकी जमानत को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया था। दिसंबर 2022 में कोर्ट ने फारूक नाम के एक दोषी को जमानत दी थी। अप्रैल 2023 में कोर्ट ने 8 आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों को जमानत दी थी और 4 अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बता दें आपको कि इस घटना के बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। मार्च 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया था, जिसमें 11 को मौत की सजा और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 दोषियों को मौत की सजा और 20 की सजा को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि संभावित आरोपी जांच के दौरान जांच एजेंसी के बदलाव को चुनौती नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि एक बार FIR दर्ज हो जाने और जांच शुरू हो जाने के बाद जांच एजेंसी को बदलने का निर्देश संभावित आरोपी या आरोपी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसी को बदलने का निर्णय कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जांच के तरीके और प्रक्रिया में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाता है। एक व्यवसायी की हत्या के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया था। आरोपी ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और CBI को 8 महीनों के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि CBI को जांच में सभी संभव सहायता प्रदान की जाए। कोर्ट ने कहा कि यदि CBI आरोप पत्र दाखिल करती है तो इसे कर्नाटक राज्य में संबंधित CBI अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, असम और केरल सरकारों को निर्देश दिया है। बता दें आपको कि वे उन मामलों की पहचान करें जहां पर मृत चाय श्रमिक की विधवाएं गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रही है और उन्हें वह राशि प्रदान करें जो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस AM सप्रे को दी जानी थी। जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ये निर्देश दिया है कि जस्टिस सप्रे ने अपनी सेवाओं के लिए 20 लाख रुपए का पारिश्रमिक स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने जस्टिस सप्रे के इस कदम की सराहना की और कहा कि ये उनके द्वारा एक महान कार्य है और कोर्ट ने तमिलनाडु, असम और केरल सरकारों को निर्देश दिया है कि वे एमिकस क्यूरी की सहायता से उन मामलों की पहचान करें जहां पर मृत चाय श्रमिकों की विधवाएं गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रही हैं।
और उन्हें जस्टिस सप्रे को दी जाने वाली राशि प्रदान करें। 2006 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स ने एक याचिका दायर की थी जिसमें चाय बागान श्रमिकों को उनके बकाया वेतन और लाभ का भुगतान करने की मांग की गई थी। 2010 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद इसका पालन अधूरा रहा। इसके परिणाम स्वरूप 2012 में वर्तमान अवमानना याचिका दायर की गई। 2020 में कोर्ट ने असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकारों को श्रमिकों को अंतरिम राहत के रूप में 127 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने जस्टिस सप्रे को एक व्यक्ति समिति के रूप में नियुक्त किया था ताकि श्रमिकों के बकाया की गणना की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जब ट्रिब्यूनल या कोर्ट द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया जाता है तो उस समय के बाद कार्रवाई जारी रखना अवैध हो सकता है अगर समय बढ़ाने के लिए कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया जाता है। जस्टिस दिवांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा है कि अगर ट्रिब्यूनल कोर्ट समय निर्धारित करता है और ये कहता भी है कि अगर समय पर कार्रवाई पूरी नहीं हुई तो जांच समाप्त हो जाएगी तो अनुशासनात्मक प्रकरण प्राधिकरण की कार्रवाई करने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। कोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्रवाई में समय निर्धारित करने के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। अपवादात्मक मामलों में निर्धारित समय के बाद भी समय बढ़ाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। अगर आवेदन खारिज हो जाता है तो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है वह समय बढ़ाने के बिना कार्रवाई के विस्तार के लिए आपत्ति करता है तो अनुशासनात्मक प्राधिकरण को पहले समय बढ़ाने के लिए आवेदन करना चाहिए। अगर व्यक्ति ने समय बढ़ाने के बिना कार्रवाई के विस्तार के लिए आपत्ति नहीं की है तो अनुशासनात्मक प्राधिकरण को अंतिम आदेश पारित करने से पहले समय बढ़ाने के लिए आवेदन करना चाहिए। इस मामले में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में तैनात सहायक अभियंता राम प्रकाश पर पंचायत के धन का गबन करने का आरोप लगाया गया था। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी लेकिन 2 बार लिटिगेशन के बाद भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था। कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया था और कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं था। कोर्ट ने राम प्रकाश को भी सेवानिवृत्त लाभ देने का निर्देश दिया और कहा कि उन्हें देय राशि का भुगतान किया जाए। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.